Hello students, this is chapter 2 of geography. In our last video we discussed about water, its availability, scarcity and the conservation of water. In this video we are discussing natural vegetation and wildlife. Here is the story of some school students. Some school children were visiting an exhibition on handicraft. स्कूल के कुछ बच्चे हैंडीक्राफ्ट की एक एग्जीबिशन को देखने जाते हैं. आर्टिकल्स जो वहाँ पर आए हैं, जो सामान वहाँ पर आया है, वो कंट्री के अलग अलग पार्ट से लाया गया है. मोना पिकड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड. मोना ने एक बैग उठाया और वो एक्सक्लेम करने लगी, दिस इज अ ब्यूटीफुल हैंड बैग. ये बहुत ही सुंदर हैंड बैग है. यस इट इज मेड फ्रॉम जूट. और ये जूट से बना हुआ है. द टीचर सेड. तब उनकी टीचर उनसे कहती है, डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स. क्या तुम उन बास्केट, लैम्प शेड और चेयर्स को देख रहे हो? दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बम्बूज. ये किससे बनी है? केन से बनी है और बम्बूज से बनी है. इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न हमिड रीजन ऑफ इंडिया. इंडिया का जो ईस्ट पार्ट है और नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, वहाँ पर हमिड एरिया है. वहाँ पर बम्बू बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है. जेसी फिर सिल्क के स्कार्फ को देखकर काफ़ी एक्साइटेड थी. सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ. इस सुंदर स्कार्फ को देखो. द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म. तब टीचर उनको बताती है कि जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से प्राप्त की जाती है. और द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म दैट आर ब्रेड फ्रॉम मलबरी ट्री. और ये जो सिल्क वॉर्म होते हैं, ये मलबरी ट्री में, मलबरी का जो पेड़ होता है उसमें पाए जाते हैं, उस पर पाले जाते हैं. द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ. तब बच्चे समझ चुके थे कि प्लांट्स हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में, डेली के जीवन में यूज करते हैं. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere, atmosphere that we called biosphere. और नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ. नेचुरल वेजिटेशन जो नेचुरली ग्रो को होने वाले प्लांट हैं, जिन्हें ह्यूमन बीइंग की सहायता की जरूरत नहीं होती, दोज आर नॉन नेचुरल वेजिटेशन. एंड वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ जो जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं. ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर अर्थ के जो डायमेंशन हैं, अर्थ की जो 4 डायमेंशन है, उनमें से 3 डायमेंशन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं वहीं पर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं. और ये कहाँ पर मिलते हैं? ये बायोस्फेयर में मिलते हैं. इसी में ये सारे पाए जाते हैं बायोस्फेयर में. इन द बायोस्फेयर लिविंग बीइंग आर इंटर रिलेटेड. और बायोस्फेयर में जो भी लिविंग बीइंग होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वे सारे बायोस्फेयर में ही पाए जाते हैं. वे वहाँ पर बायोस्फेयर में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. और अपने सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट होते हैं. कैसे इंटरडिपेंडेंट होते हैं? जैसे जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनको खाने के लिए प्लांट्स की ज़रूरत होती है, सब्जियों की ज़रूरत होती है. या फिर जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं उन्हें एनिमल फ्लैश की ज़रूरत होती है और वो उनको एनिमल से मिलता है. इसी तरह से जो प्लांट्स फिर जो उनको ऑक्सीजन मिलती है वो भी प्लांट से ही मिलती है. इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं
उनको अपने सर्वाइवल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, जो उन्हें ह्यूमन बीइंग और प्लांट से मिलती है। इस तरह से प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स एक दूसरे पर इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। और ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, एक दूसरे पर डिपेंड रहने वाला जो सिस्टम है, इसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस। प्लांट्स हमें क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं? टिम्बर, जो मजबूत लकड़ी होती है। गिव शेल्टर टू एनिमल्स, जानवरों को शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। जो जंगलों में जानवर रहते हैं, वो उनको शेल्टर, छाया प्रोवाइड कराते हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, और हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटेक्ट सोयल, सो इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और सोयल को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि प्लांट्स सोयल को, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो सोयल को जकड़ कर रखती हैं, जो कि फसलें उगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट, ये शेल्टर बेल्ट का काम भी करते हैं। अगर हम जो बड़े बड़े खेत होते हैं, उनके चारों तरफ प्लांट्स ये लगा देते हैं, तो इसके कारण जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, एक तो इसको स्टोर करने में भी ये हेल्प करते हैं, और मिट्टी का कटाव इसके कारण नहीं होता है। ये हमें फ्रूट्स, नट, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गम, मेडिसिनल प्लांट और पेपर भी प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारी स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। There are innumerable uses of plants and you can add some more. प्लांट्स के जो यूजेज हैं वो इननम्बरेबल हैं, उन्हें काउंट कर भी नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ दिए हैं, कुछ आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, वाइल्ड लाइफ में क्या क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, और एक्वाटिक लाइफ होते हैं, जो पानी में रहने वाले प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, ये क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं? हमें मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, मीट प्रोवाइड कराते हैं, हाइड प्रोवाइड कराते हैं, जो खाल होती है जानवरों की, एंड वूल प्रोवाइड कराते हैं। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, और जैसे बी होती हैं, मधुमक्खी जो होती हैं, वो हमें हनी प्रोवाइड करवाती हैं, शहद प्रोवाइड कराती हैं। हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर का पोलिनेशन करती हैं, फ्लावरों का जो फूल होते हैं उनका रस चूसती हैं। एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में डिकम्पोजर का काम भी करती हैं। डिकम्पोजर क्या होते हैं? जो डेड मटेरियल्स होते हैं उनको सड़ाने का काम करते हैं। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट, जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। एंड एक्ट एज डिकम्पोजर एज वेल, और ये भी डिकम्पोजर का काम ही करते हैं। वल्चर, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइवस्टॉक, इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट। जो वल्चर होता है, जो गिद्ध होता है, ये बाकी जो खाते हैं वो जिंदा को खाते हैं, लेकिन ये मरे हुए जीव को भी खाता है। इसलिए इसे स्कैवेंजर, सफाई करने वाला, और एनवायरनमेंट को साफ करने वाला माना जाता है, क्योंकि जब कोई डेड बॉडी पड़ी होती है तो वो एनवायरनमेंट को प्रदूषित करती है, और ये उसको खाकर एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल, इसलिए हर तरह के एनिमल, चाहे वो बिग हो या स्मॉल हो, सब इकोसिस्टम को बैलेंस करने में एक इंटीग्रल पार्ट प्ले करते हैं, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन।
नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर हुआ है, कहाँ कहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती हैं। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। वेजिटेशन की ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है, किसी एरिया का टेम्परेचर कैसा है और वहाँ पर मिट्टी में मॉइस्चर कितना पाया जाता है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्कर्ब्स एंड टुंड्रा। और वर्ल्ड में जितनी भी तरह की वेजिटेशन पाई जाती हैं, जितनी तरह के प्लांट पाए जाते हैं, उन्हें इन पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। क्या क्या? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कर्ब्स एंड टुंड्रा। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जो हैवी रेनफॉल वाले एरिया होते हैं, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, वहाँ पर पेड़ बहुत बड़े हो सकते हैं। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। इसलिए फॉरेस्ट किन एरिया में पाए जाते हैं? जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, वहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बारिश के कारण पेड़ बड़े हो जाते हैं। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्री एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेज। और जैसे जैसे मॉइस्चर कम होता जाता है, पानी की कमी होती जाती है, तो पेड़ों का साइज और उनकी डेंसिटी, उनकी जो घनिष्ठता होती है, वो भी कम होती जाती है। इन रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, मॉडरेट यानी ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना बहुत कम होती है, ऐसे एरिया में छोटे पेड़ पाए जाते हैं या फिर ग्रासेज पाए जाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं। इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पर बारिश कम होती है, सूखे एरिया होते हैं, वहाँ पर थोर्नी स्कर्ब्स, कांटों वाले पेड़ पाए जाते हैं, कांटों वाली झाड़ियाँ पाई जाती हैं और स्कर्ब्स उगते हैं। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स, ऐसे एरिया में प्लांट्स की जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं। एंड लीव्स हैव थोर्नी एंड वैक्सी सरफेस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय ट्रांसपिरेशन। और इनकी जो पत्तियां होती हैं, जड़ें तो ज़मीन में बहुत गहराई तक जाती हैं, जिससे कि वो ज़्यादा गहराई से मॉइस्चर गेन कर सकें। और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों वाली होती हैं और वैक्सी होती हैं, यानी पत्तियां मोटी मोटी होती हैं, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर मोम चिपका हुआ होता है। और वो किस लिए होती हैं? ताकि वो जो ट्रांसपिरेशन के द्वारा मॉइस्चर उड़ जाता है इवेपोरेशन के कारण, उसको वो कम कर सकें। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ मोसिस एंड लीचन्स। जो टुंड्रा वेजिटेशन होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ठंड वाले जो पोलर रीजन है, पोल्स के एरिया में पाए जाते हैं, वहाँ पर इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, जिन्हें मोसिस और लीचन्स कहा जाता है। Forests are broadly classified as evergreen and deciduous depending on when they shed their leaves. फिर जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें आगे 2 पार्ट्स में फिर क्लासिफाई किया जाता है, एवरग्रीन एंड डेसिडुअस। और ये किसके आधार पर किया जाता है? कि वे अपनी पत्तियां कब गिराते हैं, कब अपनी लीव्स को शेड करते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स सिमुलटेनियसली। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं झाड़ते हैं, एक साथ नहीं गिराते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी सारी पत्तियां एक साथ गिरा देते हैं, जिससे कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो मॉइस्चर उनका खो गया है, उस मॉइस्चर को वो दोबारा से कंजर्व कर सके, दोबारा से संरक्षित कर सके। दीज फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल और
टेम्परेट बेस्ड ऑन देयर लोकेशन इन डिफरेंट लेटीट्यूड्स। फिर इन फॉरेस्ट को दो भागों में बांटा जाता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड टेम्परेट फॉरेस्ट। और ये किसके आधार पर होता है, कौन से लेटीट्यूड में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी जो इक्वेटर होती है उसके कितनी दूरी पर ये प्लांट्स पाए जाते हैं। जो ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक्स के एरियाज में पाए जाने वाले फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहलाते हैं। और उसके ट्रॉपिक्स के ऊपर और ट्रॉपिक्स के नीचे, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ एरिया में ट्रॉपिक्स के ऊपर और साउथ एरिया में ट्रॉपिक्स के नीचे वाला एरिया टेम्परेट एरिया कहलाता है। तो वहाँ पर पाए जाने वाले फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट कहलाते हैं। You have learnt in detail about the various forest type, their distribution and the associated animals in the previous classes. इनके बारे में आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फॉरेस्ट के टाइप के बारे में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है और वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. आज संसार में बहुत सारे लोग हैं। 2 शताब्दी पहले, अगर 200 साल पहले की बात करें तो उसको देखते हुए आज संसार की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। टू फीड द ग्रोइंग नंबर, इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को खिलाने के लिए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स। तो इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या को खाना खिलाने के लिए अब बहुत सारे फॉरेस्ट को साफ कर दिया गया है, जिससे कि उन एरियाज में फसलें उगाई जा सके। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वेनिशिंग रैपिडली, और सारे ही संसार में अब फॉरेस्ट तेजी से कम हो रहे हैं, तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स, अपने इस वैल्यूएबल रिसोर्स को हमें संरक्षित करने की, बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नव कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इनका संरक्षण कर सकते हैं। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, फॉरेस्ट हमारी संपदा है। जैसे हम बाकी चीज़ों को, बाकी सामान को संभाल कर रखते हैं, वैसे ही हमें फॉरेस्ट को भी संभालना है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, प्लांट्स एनिमल को शेल्टर देते हैं और दोनों प्लांट्स और एनिमल दोनों मिलकर इकोसिस्टम को मेंटेन भी करते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कोज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लाइमेट में जो मौसम में बदलाव आ रहे हैं और ह्यूमन बीइंग जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, प्लांट्स को इंटरफेयर कर रहे हैं, प्लांट्स को काट रहे हैं, वो प्लांट्स और एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट को, जो उनका नेचुरली रहने का घर है, उसके लॉस का कारण बन रहे हैं। मैनी स्पीसीज हैव बिकम वुलनरेबल, बहुत सारे स्पीसीज जो प्रजातियां हैं जानवरों की वो खतरे में हैं, वुलनरेबल खतरे में हैं, और एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड भी खतरे को ही कहते हैं, एंड सो आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और इसलिए वो खत्म होने की कगार पर हैं, यानी उनकी संख्या धीरे धीरे इतनी कम हो गई है कि अगर उन्हें कंजर्व ना किया गया तो धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। डिफोरेस्टेशन, सोयल इरोशन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर, सुनामी एंड लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन मेड एंड नेचुरल फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर हैं? डिफोरेस्टेशन, जंगलों को काटना, सोयल इरोशन, मिट्टी का कटना, मिट्टी का बह जाना, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, जो सड़कें, रेलवे लाइंस, बिल्डिंगें या फिर इंडस्ट्रीज बन रही हैं उनके कारण, फॉरेस्ट फायर, जंगलों में हर साल गर्मियों में आग लग जाती है, सुनामी आ जाती है समुद्र के किनारे, और लैंडस्लाइड, जमीन जब खिसक जाती है, माउंटेनियस एरिया में लैंडस्लाइड होती है। ये सारे ह्यूमन मेड और नेचुरल फैक्टर हैं जो कि टुगेदर एक्सलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब मिलकर
इन ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज के खत्म होने के प्रोसेस में अपना योगदान दे रहे हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स of poaching that result in a sharp decline in the number of particular species। और सबसे ज़्यादा जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वो है पोचिंग। पोचिंग होता है जब इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जानवरों को मारकर उनके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, उनके हॉर्न होते हैं, हाइड, इनको बेचा जाता है। उस पर जब रोक लगती है तो किसी स्पीसीज को बचाने में उससे बहुत हेल्प मिलती है। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न एज वेल एज फेदर्स। और एनिमल्स की पोचिंग किस लिए की जाती है? उनका कलेक्शन किया जाता है, उनके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको कलेक्शन किया जाता है और फिर इलीगल तरीके से उनका व्यापार किया जाता है। किस किस चीज़ का? हाइड्स, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न और उनके जो फेदर होते हैं, पंख जो होते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर, और ये कौन कौन से एनिमल्स हैं? टाइगर्स, लोयन एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोर, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। जागरूकता फैलाकर हम इन्हें कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं इनको बचाने के लिए। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं ताकि इन प्लांट्स और एनिमल्स को हम रिजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक, लेक्स एंड वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव प्रीसियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन। और क्रीक्स, लेक्स और वेटलैंड को भी संरक्षित करना जरूरी है ताकि हमारे जो रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं उनको हम बचा सकें। देयर इज अ बैलेंस इन द एनवायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब। अगर जो स्पीसीज की संख्या है अगर उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, जैसे कि मैंने बताया था कि जो बर्ड्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स छोटे छोटे चीज़ों को खाते हैं, बड़े एनिमल्स जो हैं वो फिर बर्ड्स को खाते हैं। तो इस तरह से ये बैलेंस बना रहता है। और अगर इस बैलेंस को डिस्टर्ब किया जाता है तो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीसीज। ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी ने संसार के बहुत सारे हिस्सों में इन स्पीसीज के नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब किया है। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, बिना किसी भेदभाव के लगातार इनको मारने के कारण बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी और एनिमल्स या तो खत्म हो चुके हैं या फिर वो खत्म होने की कगार पर हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज्ड इन द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। हमें अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक फॉरेस्ट्री, यानी जो पेड़ लगाए जाएं वो पूरे समाज के द्वारा लगाए जाने चाहिए। और वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम किए जाने चाहिए ताकि रीजनल लेवल पर, एरिया वाइज और कम्युनिटी लेवल पर हम इन स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर सकें। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज्ड फॉर बर्ड वॉचिंग एंड विजिटिंग नेचर कैंप सो दैट दे एप्रिसिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज। जो स्कूल चिल्ड्रन हैं उन्हें भी बर्ड वॉचिंग, पक्षियों को देखना चाहिए और जो नेचर के कैंप हैं वहाँ पर घूमने जाना चाहिए ताकि वो इन स्पीसीज के हैबिटेट को एप्रिसिएट कर सकें। मैनी कंट्रीज have passed laws declaring that the trade as well as killing of birds and animals are illegal।
बहुत सारे कंट्रीज ने अब इसके लिए कानून बना दिया है कि अगर इन बर्ड्स और एनिमल्स को मारा जाता है या इनका व्यापार किया जाता है तो वो गैर कानूनी है। इन इंडिया किलिंग ऑफ लायन, टाइगर, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक हैव बीन बैंड। इंडिया में भी लायन, टाइगर, डियर, इंडियन ग्रेट बस्टर्ड और पीकॉक को मारने पर बैन लगा दिया गया है। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स has been established that lists several species of animal and birds in which trade is prohibited। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम साइट्स है, उसने एक लिस्ट जारी की है कुछ एनिमल्स की और कुछ पक्षियों की जिनका व्यापार पर रोक लगा दी गई है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। प्लांट्स और एनिमल्स को संरक्षित करना, उनका बचाव करना हर नागरिक की एक एथिकल ड्यूटी है, हमारी ये मोरल ड्यूटी बनती है। थैंक यू। चैप्टर इज कंप्लीटेड।